कहीं आपने हमारे शिवली को तो नहीं देखा? क्या आपने शिवली को देखा? शिवली दिखे तो ज़रूर बताना। वह लोग पोल्ट्री फार्म के मालिक के पास भी फ़ोन करते हैं, पर ना जाने क्यों उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। उन्होंने हड़बड़ाहट में उसी नंबर पर दोबारा से कॉल किया, लेकिन इस बार जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच्ड ऑफ है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। शिवली इस वक्त हमारे कब्जे में है। हमने उसे किडनैप कर लिया है, और अगर तुम उसकी सलामती चाहते हो तो दोबारा उस नंबर पर कॉल मत करना। उसने आकर अपनी स्टेटमेंट में कहा कि शिवली को मारने के बाद उसने खुद अपने हाथों से उसके शरीर के टुकड़े किए और उसके शरीर पर से मांस नोचकर अपने दांतों से चबा चबा कर खाया भी था। भारत के पड़ोस में ही घटी बांग्लादेश में एक ऐसी घटना जिसने सुनने वालों की आत्मा झंझोर के रख दी और एक बार फिर साबित कर दिया कि इंसान से बड़ा वहशी जानवर और कोई हो ही नहीं सकता। आज हम आपको शिबली बांग्लादेश केस के बारे में बताएंगे, जिसने जुर्म की किताब में एक नया अध्याय लिखा। ये कहानी शिबली सादिक हृदय की है, जिसका जन्म चित्तागोंग बांग्लादेश में हुआ था। शिबली एक गरीब परिवार से संबंध रखता था, जिसके पिता मोहम्मद शफीक जो कि एक ट्रक चालक थे और उसकी माता नाहिदा अख्तर घर का काम देखा करती थी। बचपन से ही पढ़ाई का शौक रखने वाला शिबली अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, पर घर की हालत खस्ता होने के कारण कॉलेज की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, इसी वजह से बहुत ही छोटी सी उम्र में उसने एक नौकरी पकड़ ली। उसके घर से हटकर थोड़ी दूर एक पोल्ट्री फार्म था, जिसमें वह काम करने लगा। शिबली अपने काम को काफ़ी सीरियस लेता था और ज़बरदस्त मेहनत करता था, जिसको देखकर वहाँ के मालिक ने इसे वर्कर से सीधा मैनेजर बना दिया। शिबली अब और भी ज़्यादा जिम्मेवार होने लगा था। नौकरी से पैसे भी आने लगे थे, जिस वजह से कॉलेज की पढ़ाई और परिवार की मदद दोनों ही बड़ी आसानी से हो रही थी। परिवार वालों और पड़ोसियों के लिए वह एक बहुत ही साधारण और प्यारा बच्चा था, जो कि नशे पते से दूर अपनी लाइफ बना रहा था। धीरे धीरे पोल्ट्री फार्म में शिवली के कई दोस्त बन गए, जिनमें से ज़्यादातर शिवली से 5 या 6 साल बड़े थे, लेकिन शिवली के नीचे काम करते थे, शायद इसीलिए कि शिवली एक पढ़ा लिखा आदमी था। दिए हुए काम को जिम्मेवारी से करता था और यह तय करता था कि सभी लोग अपना काम सही तरीके से करते रहें। शिवली के इस सख्त रवैये की वजह से कई बार तो वह अपने ही दोस्तों से छोटी मोटी नोक झोंक कर बैठता था, पर यह सब पोल्ट्री फार्म के अंदर ही सुलझ जाता और घर लौट के जाते समय सब कुछ ऐसा हो जाता मानो कुछ हुआ ही ना हो। शिवली की नौकरी एकदम सही चल रही थी। कॉलेज ख़त्म होने में अभी टाइम था, तो रोज़ शिवली फार्म पर आता, काम को अच्छे से करवाता और घर चले जाता। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 8 अगस्त 2023 को भी वह हर दिन की तरह सुबह उठा, अपने फॉर्म पर नौकरी करने के लिए पहुंचा। दिन भर अच्छे से ड्यूटी की और रात के समय उसे अपने घर पहुंच जाना चाहिए था, पर उस रात शिवली अपने घर नहीं पहुंचता है। घर वाले काफ़ी समय तक इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। कई बार शिवली रात तक काम करता या मुर्गियों के चूजे रात को आ जाया करते, जिन्हें सेट करने की वजह से लौटने में काफ़ी देर हो जाती। लेकिन उस रात जैसे जैसे समय बीत रहा था, घर वालों की चिंता और भी ज़्यादा बढ़ते जा रही थी। इंतज़ार करते करते रात काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। 11 या 12 बज चुके थे तब यह लोग उसे फ़ोन करते हैं, लेकिन शिवली उसका भी जवाब नहीं देता। परिवार वाले अपने दिमाग को शांत रखते हैं और आशाएं करने लगते हैं कि उनका बेटा कहीं किसी काम से रुक गया होगा। जैसे तैसे वह रात कटती है, लेकिन शिवली सुबह भी घर नहीं लौट के आता। अब उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं। वह आसपास पड़ोसियों से पूछने लगते हैं, कहीं आपने हमारे शिवली को तो नहीं देखा? क्या आपने शिवली को देखा? शिवली दिखे तो ज़रूर बताना। वह लोग पोल्ट्री फार्म के मालिक के पास भी फ़ोन करते हैं, पर ना जाने क्यों उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। अब चारों तरफ से होती उल्टी चीज़ों को देखकर परिवार वाले बेचैन होने लगते हैं और उसे ढूंढने का मन बनाते हुए घर छोड़ने ही लगते हैं कि तभी नाहिदा अख्तर यानी शिवली की मां के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है।
यह फ़ोन खुद शिवली ने ही किया था। वो सहमी हुई आवाज़ में कहता है, इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है। पिछले 12-15 घंटे से मुझे कार की डिक्की में बंद कर रखा था। यह लोग मुझे बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं और अभी इस वक्त मुझे एक शेड में रखा हुआ है। वो इससे आगे कुछ और बोल पाता कि इससे पहले ही फ़ोन कट जाता है। शिवली अपने माँ बाप की इकलौती संतान था, तो उस माँ पर अब क्या बीत रही थी जिसके सामने उसका बेटा इस तरीके से बोल रहा हो, आप खुद समझ सकते हैं। उन्होंने हड़बड़ाहट में उसी नंबर पर दोबारा से कॉल किया, लेकिन इस बार जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच्ड ऑफ है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you are calling is currently switched off. Please try later. अब वह और भी ज़्यादा बेचैन होने लगी थी। सभी लोग शिवली को ढूंढने के लिए निकल ही रहे थे कि तभी दोबारा उसी नंबर से कॉल आता है। इस बार यह आवाज़ किसी और की थी और वो कह रहा था कि तुम्हारा लड़का शिवली इस वक्त हमारे कब्ज़े में है। हमने उसे किडनैप कर लिया है और अगर तुम उसकी सलामती चाहते हो तो दोबारा उस नंबर पर कॉल मत करना। ध्यान रहे, पुलिस को बताने की सोचना भी मत, और अगर तुम्हारा लड़का तुम्हें वापस सिंगल पीस में चाहिए तो तुम्हें 15 लाख टका का इंतज़ाम करना होगा। पैसे कब, कहाँ और किस तरह देने हैं ये हम आगे बता देंगे। आपको बता दें कि टका बांग्लादेश की करेंसी है। अब शिवली का परिवार तो पहले ही गरीब था। 1 लाख टका देने की भी हैसियत नहीं थी उनकी, नामुमकिन था उनके लिए ऐसा करना। ऐसे में वो लोग 15 लाख की व्यवस्था कहाँ से करते, लेकिन लड़के की जान तो बचानी ही थी। सो उन्होंने जहाँ तहाँ से पैसे मांगना शुरू कर दिए। पड़ोसियों से मांगे, रिश्तेदारों से मांगे और ना जाने किस किस से ना मांगे, पर पूरे 4 दिन भीख मांगने के बावजूद पैसे इकट्ठा नहीं कर पाए। अब 31 अगस्त 2023 को दोबारा किडनैपर्स का कॉल आता है। शिवली के माँ बाप उन्हें साफ साफ बता देते हैं कि हम पैसों का इंतज़ाम नहीं कर पाए। 15 लाख टका का इंतज़ाम करना हमारी औकात के बाहर है, और किडनैपर्स भी इस बात को कहीं ना कहीं जानते थे। वैसे देखा जाए तो आमतौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन इस केस में किडनैपर्स और शिवली के माँ बाप के बीच एक समझौता हुआ। 2 लाख टका दे दो और अपना बेटा ले लो। 2 लाख टका जैसी रकम जमा करना भी उनके लिए पहाड़ तोड़ने जैसा था। वह लोग उन्हें बार बार समझाने लगे कि हम इतने पैसे जमा नहीं कर पाएंगे, जिस पर तंग होकर वो कहते हैं, अगर पैसों का इंतज़ाम नहीं किया तो अपने बेटे को भूल जाओ, वो तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। उनका ऐसा जवाब परिवार वालों को डराने के लिए काफ़ी था। वो लोग दहशत में आ जाते हैं। अगले कई दिनों तक जगह जगह भीख मांगने पर वो पैसे इकट्ठा करने में कामयाब हो जाते हैं। अब बस इंतज़ार था तो उनके द्वारा कॉल करने का। 4 सितंबर की दोपहर को एक कॉल आई और उन्होंने कहा कि पैसे लेकर एक जगह पर पहुंच जाओ, और उसने वही धमकी दोहराई कि पुलिस को पता चला तो तेरे लड़के को टपका देंगे। शिवली के परिवार वाले कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए इन लोगों ने चुपचाप वैसा ही किया जैसा उन लोगों ने बताया था। यह लोग पैसे लेकर सीधे उस जगह पर पहुंच गए और इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद वहां पर 2 लोग आते हैं। उन्होंने अपने चेहरों पर अजीब से मुखौटे पहने हुए थे। दोनों ने पैसे लिए, तुरंत ही वहां से लेकर चले गए। जाते जाते वो लोग बोल गए कि तुम घर जाओ, तुम्हारा लड़का तुम्हें वहां पर मिल जाएगा। यह पैसे पहुंचाने शिवली के पापा अकेले गए थे। पैसे देने के बाद उन्हें लगा कि अब उनका बेटा बच जाएगा। वो जल्दी से अपने घर पहुंचे। वो बहुत खुश थे, लेकिन वो क्या पाते हैं कि शिवली अभी भी घर पर नहीं लौटा था। परेशान होकर वो नाहिदा से पूछते हैं, हमारा बेटा कहाँ है? इसे सुन वो घबरा जाती है और रोती हुई नाहिदा जवाब देती है, उसे लेने तो तुम गए थे, उसे तो तुम्हारे साथ आना चाहिए था, क्या तुम उसे नहीं लाए? अब शिवली के पापा उसे सारी कहानी विस्तार से बताते हैं। वह दोनों हिम्मत जुटाते हुए शाम तक उसी दरवाजे पर उसका इंतज़ार करते रहे। वो सोच रहे थे कि अब तो उन्होंने पैसे भी दे दिए हैं, उनकी मांगे भी पूरी कर दी हैं, अब उनका बेटा उन्हें ज़रूर वापस मिल जाएगा। शायद कहीं ट्रैफिक में फंसा होगा, इसीलिए इतनी देर हो रही है। ऐसे ही करते करते अब शाम से रात हो जाती है, लेकिन शिवली का तो अभी भी कोई अता पता नहीं था। डराने और हैरान करने वाली बात तो ये हुई कि इंतज़ार करते करते 3 दिन बीत जाते हैं और अब तारीख हो चुकी थी 7 सितंबर। पैसे दिए हुए पूरे 3 दिन बीत जाने के बाद भी, हालांकि किडनैपर्स ने उस नंबर पर कॉल करने से मना किया था, इसके बावजूद शिवली के पापा इस नंबर पर एक बार फिर से कॉल करते हैं, क्योंकि अब वह उम्मीद खो रहे थे। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था।
शिवली को किडनैप किए हुए लगभग 10 दिन हो गए थे। चीज़ें अब बद से बदतर होते जा रही थी। उन बूढ़े माँ बाप से अब और बर्दाश्त ना हुआ। वो थक हार कर उस शाम नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां जाकर पिछले 10 दिनों में उनके साथ जो कांड हो रहा था सब कुछ डिटेल में बता देते हैं। जाहिर तौर पर पहले तो पुलिस वालों ने उनकी बातें सुनकर उन पर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा किया कि यह घटना उन्होंने उन्हें पहले क्यों नहीं बताई, पर बाद में वह भी समझ गए कि ऐसी परिस्थितियों में माँ बाप की क्या हालत हो जाती है। पुलिस ने शिवली की सारी जानकारी इकट्ठा की, एफआईआर लिखी और केस रजिस्टर हुआ। अब इस घटना का इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। पुलिस शिवली का इतिहास खंगालने लगती है। वो पता करने लगती है कि इस शिवली का व्यवहार अपने आसपास के लोगों के साथ किस तरीके का था, अपने दोस्तों के साथ या पड़ोसियों के साथ या कहीं अपने ही परिवार वालों के साथ इसका कोई झगड़ा तो नहीं चल रहा था। तब उन्हें एक खास बात पता चलती है। शिवली की माँ को एकदम से याद आता है कि एक बार शिवली बता रहा था 2 महीने पहले उसकी पोल्ट्री फार्म में उसके साथ काम करने वाले 6 लड़कों के साथ किसी बात पर नोकझोंक या थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई थी। हालांकि जो बाद में मामला सुलझ गया था, तो शिवली ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इतना सुनते ही पुलिस के कान एकदम से खड़े हो गए। वह लोग लग गए इस सुराग का पीछा करने और बिना समय बर्बाद किए सीधा पहुंच गया उस पोल्ट्री फार्म में। वहां घुसते ही पुलिस ने काम कर रहे 6 वर्कर्स को पकड़ लिया जिन्होंने शिवली से लड़ाई की थी, और इसी के साथ पुलिस ने इन लोगों की इन्वेस्टिगेशन या यूँ कहे तो इंटेरोगेशन शुरू कर दी। शुरुआत में तो यह लोग खुद को मासूम, भोला, नन्हा मुन्ना बच्चा बता रहे थे, पर पुलिस कहाँ मानने वाली थी। उन लोगों ने फिर अपने पर्सनल हथकंडों का इस्तेमाल किया, इन लोगों पर प्रेशर बनाया, और तब जाकर उनमें से ये 4 आदमी उमोंग चिंग मारमा, सुई छिंग मुंग मारमा, अंग तुमुंग मामा, उक्या थमाई मामा सामने आए और इन लोगों ने जुर्म कबूल किया। पुलिस ने इन्हें किडनैपिंग के चार्ज में अरेस्ट कर लिया, लेकिन अभी भी 2 नाम गुमनाम थे। न जाने कई बार पुलिस ने इन लोगों से शिवली की लोकेशन के बारे में पूछने की कोशिश की। बताओ शिवली कहाँ है? तुम लोगों ने उसे कहाँ रखा है? वह किस हालत में है? जिंदा भी है कि नहीं? ऐसे सवाल हर रोज़ किए जाते थे, लेकिन यह लोग किसी भी बात का सही जवाब नहीं दे रहे थे। पुलिस का मूड ख़राब होता है और इन लोगों को ज़बरदस्त टॉर्चर किया जाता है। आखिरकार यह लोग मुंह खोल ही देते हैं और 11 सितंबर को उन्होंने सब बताना शुरू किया कि किस तरह से 28 अगस्त की रात को जब शिवली वापस अपने घर को लौट के जा रहा था, तो उसी बीच उन लोगों ने अपना बदला लेने के लिए शिवली को पहले किडनैप कर लिया। उन लोगों ने सोचा कि हम इसे मारेंगे, पीटेंगे, तड़पाएंगे और इसके घर वालों से एक मोटी रकम वसूलेंगे, उसके बाद इसे छोड़ देंगे। सब कुछ तो उनके प्लान के हिसाब से ही चल रहा था और इन लोगों को तो पैसे भी मिलने वाले थे। पर इसी दौरान एक ब्लंडर हो जाता है। गलती से शिवली इनमें से 2 लोगों का चेहरा देख लेता है और तब वह लोग डर जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि इस शिवली को अब सब पता चल गया है। इसे यह पता है कि अगर हमने इसे गलती से भी छोड़ दिया तब यह सब कुछ जाकर पुलिस को बता देगा, सब उगल देगा, उनकी पहचान बता देगा, पुलिस अरेस्ट कर लेगी उन्हें। वो लोग घबरा गए थे, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था और तब उन्होंने एक फैसला किया। खुद को बचाने के लिए उन्होंने टेबल पर पड़े हुए धारदार छुरे को उठाया और खचाखच 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 तब तक उसके शरीर में गांधते रहे जब तक उसके शरीर का सारा खून चारों तरफ फैल नहीं गया, जब तक शिवली ने दर्द भरी चीखें निकालना बंद नहीं किया, जब तक उसका तड़पता शरीर शांत नहीं हो गया और जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से शिवली की एकदम से मौत हो जाती है। अभी तक तो पुलिस पार्टी को यही लग रहा था कि यह कोई किडनैपिंग का केस होगा, लेकिन अब सब साफ हो चुका था कि ये सारा कांड बदले की आग का अंजाम है। इसके बाद तो पुलिस वालों ने उन लोगों से शिवली के शरीर के बारे में पूछा, जिसके जवाब में वह बताते हैं कि मारने के बाद ही उन लोगों ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और उसे पहाड़ी पर जाकर फेंक दिया। पुलिस इन लोगों के साथ उस पहाड़ी पर गई, छानबीन करते हुए, और पहाड़ से थोड़ा नीचे उतरते हुए उन्हें मांस के कुछ टुकड़े मिले, जो इस बात के सबूत थे कि ये लोग सच कह रहे थे। पर इससे भी घिनौना तो ये था कि उन टुकड़ों के आगे उन्हें एक पूरा शरीर मिलता है, जिसका चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया था।
पुलिस वालों के लिए उसे देखकर पहचानना नामुमकिन था, जिस वजह से उसके परिवार को बुलाया गया। उन लोगों ने उसके शरीर पर के कपड़ों और आसपास की चीज़ों को देखकर साफ साफ कह दिया कि यही उनका शिवली है। पुलिस ने यह सब देखकर सभी को मर्डर के चार्ज में अरेस्ट कर लिया, लेकिन उस अरेस्ट के बाद एक और हैरान करने वाली चीज़ सामने आती है। 26 साल का उमोंग चिंग मारमा बताता है कि उसकी और शिवली के बीच काफ़ी गहरी दोस्ती थी। 2 महीने पहले किसी बात को लेकर उनके बीच काफ़ी गंदी लड़ाई हुई थी और इसके बाद उमोंग चिंग मारमा ने तय किया कि वह इसका बदला लेगा। उसने आकर अपनी स्टेटमेंट में कहा कि शिवली को मारने के बाद उसने खुद अपने हाथों से उसके शरीर के टुकड़े किए और उसके शरीर पर से मांस नोचकर अपने दांतों से चबा चबा कर खाया भी था। जब उसका मन भर गया तो उसने उसके शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा करके पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। इस घटना के न्यूज़ में आने पर मानो सनसनी ही फैल गई। आम लोग इस बात को तो पचा ही नहीं पाए। उनका गुस्सा फूटा और एक दिन एक भीड़ उमड़ पड़ती है पुलिस स्टेशन पर और पुलिस की कस्टडी में ही घेर कर उन्हें इतना मारती है और मारते ही रहती है। तब तक मारती है जब तक कि उसका शरीर बेजान नहीं हो जाता और उसकी मौत नहीं हो जाती। स्थिति को हाथ से बिगड़ता देख पुलिस तड़ातड़ आंसू गैस के गोले दागने लगती है, लाठी चार्ज करने लगती है, जैसे तैसे बचे हुए लोगों को निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाती है। आज भी वह लोग मर्डर के आरोप में जेल में बंद हैं। इंतज़ार है कोर्ट के ट्रायल का। पर मुझे तो जनता का ट्रायल ही सबसे बेस्ट लगा। आपको जो लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।